नमस्कार बच्चों, आज हम भौतिकी का एक बेहतरीन टॉपिक घर्षण इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, दैनिक जीवन में घर्षण का क्या महत्व है। तो आइए पहले कुछ गतिविधि को देखते हैं। पहला जो गतिविधि है, सी द मोशन ऑफ कार। कार की गति को देखिए, किस प्रकार गति कर रही है। अगला जो स्लाइड है, बॉक्स को धकेलना चींटी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार गति हो रहा है उसको देखिए। अगला जो क्रियाविधि है वो है किसी बॉल का लुढ़कना, यानी बॉल कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाती है। क्यों? व्हाई डज रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। अगला जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, वाहनों के टायर खुरदुरा बनाया जाता है। जो टायर है वो खुरदुरा बनाया जाता है, क्यों? इस पर हम देखते हैं। गिलहरी पेड़ पर कैसे चढ़ता है? हम जमीन पर चल पाते हैं, क्यों? तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं घर्षण या घर्षण बल। जब किसी पिंड कोई अन्य पिंड पर गतिशील होता है या गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, तब उनके संपर्क तलों के मध्य उपस्थित वह बल जो एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। पिंडों के पृष्ठ पूर्णतः चिकने नहीं होते हैं। जब इनको उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, तब इनकी खुरदरापन दिखाई देता है तथा कई स्थानों पर अनियमितता होती है। आप चित्र में बाईं ओर देख पा रहे हैं। जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो इस प्रकार खुरदरापन अपने को दिखाई देता है। तब इसमें खुरदरापन दिखाई देता है तथा कई स्थानों पर अनियमितता होती है। जब एक सतह को दूसरे सतह के ऊपर रखा जाता है तो अणुओं के समूह एक दूसरे को दबाते हैं तथा अनियमितताएं एक दूसरे में फंस जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब जानते हैं घर्षण बल के उत्पत्ति के कारण। तो पुराना मत क्या था? दो मत है, एक पुराना मत है, एक नया मत है। तो पुराना मत, जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती है तो एक दूसरे को खुरदरापन दूसरी सतह के खुरदरापन में फंस जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सतह है, एक सतह खुरदरा है, दूसरा सतह जो इस पर गतिशील है, वो दोनों का जो पृष्ठ है एक दूसरे में फंस जा रहा है। नया मत क्या है? दो सतह के वास्तविक संपर्क बिंदु पर सतह के परमाणु एवं अणु एक दूसरे से प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। यही आकर्षण गति का विरोध करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब जानते हैं घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या है? आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, यहां पर एक व्यक्ति किसी बॉक्स को धकेल रहे हैं, लेकिन वस्तु क्या है? स्थिर है। तो आप कह सकते हैं घर्षण बल जो किसी संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति होने से पहले कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी इस अवस्था में वस्तु क्या रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। जब ये अधिकतम स्थिति पर होता है तो इस घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो घर्षण होता है, गतिक घर्षण होता है। यदि वस्तु आपेक्षिक गति कर रही है, इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं,
एक बाई ओर जो चित्र है, इस क्रियाविधि में वस्तु को जब बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित हो रही है, जबकि दूसरे डायग्राम में बल तो लग रहा है लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती है, वस्तु स्थिर रहती है, तो वहां पर स्थैतिक घर्षण होगी, और जब वस्तु गतिशील होती है तो गतिक घर्षण होगी। आइए इस ग्राफ के माध्यम से गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए यहां पर स्थैतिक घर्षण, जैसे जैसे बल को बढ़ाते हैं, हमने x अक्ष में बल अप्लाइड फोर्स लिया, आरोपित बल, y अक्ष में हमने घर्षण बल को लिया। तो जैसे जैसे हम आरोपित बल अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ते जाता है, और एक समय आता है इसका मान सबसे अधिक होता है, इसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उसके आगे जब वस्तु गतिशील हो जाता है तो वहां पर अपने को स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। तो यहां पर देखें गतिक घर्षण का मान धीरे से क्या हो गया, नियत हो गया, और इसका मान कम होता है, और सीमांत घर्षण का मान अधिक होता है। तो इस ग्राफ से पता चलता है कि बाह्य बल बढ़ाने पर स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता है। आइए अब हम इस स्थैतिक घर्षण के कुछ नियम हैं, तो 4 नियम हैं, उस 4 नियम को जानने की कोशिश करते हैं। वस्तु पर सीमांत घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विपरीत दिशा में होता है। द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा जो है, सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाली सतह के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दैट मीन्स द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डज नॉट डिपेंड, यानी आप कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तीसरा जो नियम है, यह संपर्क सतह के पदार्थ एवं उनके चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ टू सरफेसेस। और जो चौथा नियम है, सीमांत घर्षण बल Fs दोनों सतह के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती होता है। दैट मीन्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर Fs प्रोपोर्शनल टू R, तो Fs इज इक्वल टू क्या होगी, μSR, जहां μS एक समानुपातिक नियतांक है, और इस नियतांक को स्थैतिक या सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला जो फ्रिक्शन है वो है गतिक फ्रिक्शन। आप जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि वस्तु किस प्रकार एक नत समतल पर गति कर रही है। जब नत समतल पर गति कर रही है तो वस्तु नीचे की ओर आ रही है, तो घर्षण बल क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को हम R से भी दर्शाते हैं, P से भी दर्शाते हैं, या N से भी दर्शाते हैं। अब इस गतिक घर्षण के नियम को जानते हैं। गतिक घर्षण के नियम वैसा ही है जैसा स्थैतिक घर्षण का नियम है, केवल स्थैतिक के स्थान पर गतिक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। वस्तु पर गतिक घर्षण बल सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। गतिक घर्षण बल संपर्क करने वाली सतह के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह संपर्क सतह के पदार्थ एवं उनके चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है, यानी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा जो है, गतिक घर्षण बल दोनों सतह के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है, यानी F के प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी, यानी F के इज इक्वल टू म्यू के R। यहाँ पर म्यू के एक समानुपातिक नियतांक है, इसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। अब
गतिक घर्षण पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन या बेलनी या लोटनी घर्षण क्या होता है? वह घर्षण बल जो पिंड या वस्तु किसी तल पर घूर्णन गति करने के कारण उत्पन्न होता है, बेलनी घर्षण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं किस प्रकार बेलनी घर्षण, किस प्रकार रोलिंग हो रहा है। तो जब कोई पिंड किसी पथ पर लुढ़कता है तब संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिससे दाब बहुत अधिक हो जाता है और यहाँ पर बेलन घर्षण का मान सर्पी घर्षण के मान से कम होता है। आप यहाँ पर बेलन घर्षण या लोटनी घर्षण का उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है इस डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। वस्तु स्थिर अवस्था में ये जो Cl है ये परिणामी है और OA क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है और tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस या tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस होता है और इसको आप प्रूव कर सकते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। अब एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ रिपोज जब कोई पिंड नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तब नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे एंगल ऑफ रिपोज या विराम कोण के नाम से जानते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है? म्यू एस एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर होता है। अब दूसरे प्रकार के जो घर्षण होता है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण। जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। इसमें वस्तु का केवल एक ही तल संपर्क में आता है जिसके द्वारा फिसलने की क्रिया हुई है। सर्पी घर्षण का मान बेलन घर्षण से अधिक होता है। आप सर्पी घर्षण का उदाहरण देख पाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार ये मोबाइल जो है मेज पर फिसलता है। अब अगला जो सर्पी घर्षण आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों का स्लाइड पर फिसलने की क्रिया। आप अगर पार्क में जाएंगे तो इस प्रकार की स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आइए हम जानते हैं घर्षण के क्या क्या लाभ हैं। वी आर एबल टू च्यू फूड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। अगला जो उदाहरण है, वी प्रोड्यूस फायर ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण से ही हम आग उत्पन्न कर पाते हैं। यहाँ पर जो मैच स्टिक है और मैच बॉक्स है इन दोनों के मध्य घर्षण होता है। अगला जो लाभ है, वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड। यानी घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। अगला जो उदाहरण है, द मूविंग व्हीकल आर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच आर बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। यानी घर्षण ही हमारे वाहन घर्षण के द्वारा ही हमारे वाहन सड़कों पर दौड़ पाती है, या आप बोल सकते हैं वाहन के जो पहिए हैं और सड़क के मध्य घर्षण बल लगता है जिसके कारण हम मूविंग जो व्हीकल है उसको हम रोक पाते हैं। अगला जो उदाहरण है कि वी आर एबल टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड बोर्ड। यानी एक चाक और श्यामपट्ट के मध्य
घर्षण बल ही श्यामपट्ट पर लिखने में सहायक होता है। अगला जो उदाहरण है, वी आर एबल टू फिक्स ए पेग ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी किसी लकड़ी या दीवार आदि में कील या पेज घर्षण के कारण ही ठहरे रहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कील जो है घर्षण के कारण ही वहाँ पर एंटर हुआ और हम तस्वीर को टांग पाते हैं। वी आर एबल टू मेक रोप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा ही हम रस्सी को बना पाते हैं तथा रस्सी के जो सामान है, रस्सी से सामान को बांध पाते। बिना घर्षण के रस्सी से गांठ बांधना या रस्सी में गांठ बांधना या कपड़ा बुनना संभव नहीं होता है। अब आते हैं घर्षण के कुछ हानियां हैं। घर्षण के कारण मशीन के कलपुर्जे घिस जाते हैं। आप देखे होंगे जो मशीन है जब भी घर्षण होता है, रगड़ता है एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होता है मशीन के जो कलपुर्जे हैं वो घिसते रहते हैं। द पार्ट ऑफ द मशीन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम होती है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी आप कह सकते हैं घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। अब आते हैं घर्षण बल को कम करने की कुछ उपाय या विधियां, हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्नेहक द्वारा या बोल सकते यूजिंग लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग करके हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन के जो घर्षण है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि घर्षण बल को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। ये पदार्थ संपर्क में रखे दो तलों के मध्य पतली परत का निर्माण करते हैं। हल्की मशीनों में कम श्यानता वाले पतले तेलों को घर्षण कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इंजन है, इंजन में जब भी हम ऑयल डालते हैं तो ये आसानी से काम करने लगता है। अगला जो उदाहरण है यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग के द्वारा। तो बॉल बियरिंग के द्वारा किस प्रकार होता है, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि गतिशील पहिए शाफ्ट या धुरियों के खांचों के मध्य लगाई जाने वाली धातु की छोटी छोटी गोलियां बॉल बियरिंग कहलाती है। बॉल बियरिंग का उपयोग वस्तु की गति को लौटनी गति में परिवर्तन के लिए किया जाता है। इस स्थिति में घर्षण बल का प्रभावी मान बहुत ही कम होता है। आप चित्र में इस घटना को देख पा रहे हैं। अगला जो है पॉलिश के द्वारा। घर्षण बल का मान संपर्कित पृष्ठ पर पॉलिश के द्वारा कम किया जा सकता है। पॉलिश द्वारा संपर्कित पृष्ठ उभार तथा गर्तों भरकर सपाट हो जाते हैं तथा घर्षण बल का मान कम हो जाता है। अब जानते हैं घर्षण को बढ़ाने का उपाय। तो वाहन के टायरों को घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरा बनाया जाता है। जो सतह है उसका सतह खुरदरापन बनाया जाता है, जिससे उनकी सड़कों पर पकड़ बढ़ जाती है, जो उन्हें फिसलने से रोकते हैं। अब हम जानते हैं कि डिटेल ऑफ द लॉज ऑफ फ्रिक्शन कंक्लूजन के फॉर्म में हम जान लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी is opposite to the direction of the relative motion of the body with respect to the other body. The friction experienced by the object is depend on the nature of the surface in contact. Friction is independent of area of contact. The friction Fs is directly proportional to the normal reaction.
यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन दोनों हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी संदेह हो इस टॉपिक में तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। टॉपिक पर किसी भी समस्या होने पर स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।